अभी मेरे पास एक बच्चा था, वो अमेरिका स्टडी के लिए चला गया, शुक्र है वो बिल्कुल, उसको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। रेमेडीज इसमें है कलकेरिया, एंथ्रेक्सिनम, बेसिलियम, ग्रेफाइट। अच्छा, इसमें देखें कुछ दवाइयाँ और आ गई हैं, ये सोराइटिक अर्थराइटिस भी आ गया ना साथ, तो दवाइयाँ एंथ्रेक्सिनम आ गई, ग्रेफाइट आ गई, सिपिया आ गई, आर्सेनिक आयोडाइड आ गई, टेलोरियम आ गई, एंटमक्रोडम आ गई, मार्गन आ गई, थायरोडिनम आ गई, स्टेफिस-एगेरिया, मेथोट्रेक्सेट। अच्छा, मेथोट्रेक्सेट जो है ना, हमने इसलिए यहाँ डाली है, ये पोटेंटाइज हुई है, बेसिकली एलोपैथिक मेडिसिन है। ये वहाँ सोराइसिस के लिए भी यूज़ होती है और इसके लिए भी यूज़ होती है, जोड़ों के दर्द के लिए भी यूज़ होती है। तो यहाँ हम सोराइसिस में इसको, इससे सोराइसिस में काफ़ी फ़ायदा होता है। जो केस फंसे फुसे होते हैं ना, हम वीकली या 15 दिन बाद इसकी एक आध डोज देते हैं, तो उससे ये है केस जो है ना बेहतर होते जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर फैक्टर का पॉजिटिव होना। हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो दवाइयाँ काम करती हैं वो आपकी रूटा है, वो आपकी आर्निका है, वो आपकी लीडम है, वो आर्टिका यूरिन है, वो लिथियम कार्ब है। जो इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ सारी जो हमारी हैं, जॉइंट्स की, ब्रायोनिया है, रोस्टॉक्स है, ये सारी कम करती हैं, लेकिन पार्शली करेंगी, बहुत कम करेंगी, जब तक आप उसको मियाज़मेटिक कॉजेटिक फैक्टर पे नहीं जाते। इसलिए मैंने पहले एक बेस सेट की है शुरू में, उससे आपने इधर उधर नहीं होना, जहाँ भी जाएंगे उसको साथ रखना है आपने। चाहे आप डिजनरेशन में जाएंगे, आप इन्फ्लेमेटरी में जाएं, उसको आपने नहीं भूलना, अपनी बेस आपने नहीं छोड़नी। आगे ऑर्गन स्पेसिफिक भी दवाइयाँ आती जाएंगी, उनको साथ लगाते जाएं, उनको साथ लगाते जाएं, लेकिन उस बेस को नहीं छोड़ना, उसको टच करना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। इसी के अंदर, इन्फ्लेमेटरी के अंदर एक और टॉपिक आ जाएगा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जॉइंट के अंदर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन की जो वजह है वो टीबी। ये मैं भी कह रहा हूँ और मैंने आज से 20 साल पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन ये जो ट्यूबरक्लोसिस के एक्सपर्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं, और जो रोमेटोलॉजिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन और जो इन्फेक्शन है उसका सबब बड़ा जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है। इसलिए हम जोड़ों के दर्द में ड्रोसरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम जोड़ों के दर्द में मेडोरिनम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इन्फेक्शन जो है, जोड़ों के अंदर जब इन्फेक्शन आ जाएगा, जोड़ों के अंदर ब्लड की जो सिनोवियल फ्लूइड इसको हम कहते हैं, जो जोड़ों के अंदर होता है, ये जो सिनोवियल फ्लूइड है इसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। वो इन्फेक्शन क्या करता है, फिर साथ वाले जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, कार्टिलेज बोन है, उनको फिर ख़राब करना शुरू कर देता है पहले। और इसकी पहचान क्या है? रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। ये हमारी दवाई की भी अलामत है। कौन सी? बेलाडोना। रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। तो वो बेलाडोना इज एक्यूट कंडीशन होती है ना, सुर्खी, सोजन, दर्द। अब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? सोजन, सुर्खी, जोड़ सूज जाएगा ना। तो इन्फेक्शन होगा तो जोड़ सूज जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, फिर उस पर सुर्खी भी आ जाएगी कि ब्लड वहाँ रश करेगा। जहाँ बॉडी में कोई मसला होता है ना, ब्लड उधर रश करता है। कोई भी बॉडी के किसी हिस्से में क्रैश आएगा, ब्लड दौड़ेगा उधर।
दौड़ेगा तो आगे रोला पड़ा और रोला पड़ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी और फिर साथ पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्फेक्शन को फौरन कैसे पहचानना है? सुर्खी, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग। नेक्स्ट, गोट, क्रिस्टल्स। अब गोट जो है बेसिकली वो कह रहा है कि एक बड़ा सोर्स जो है वो यूरिक एसिड का है। गोट के अंदर एक बड़ा सोर्स क्या है? यूरिक एसिड का है। और इसका जब हम एनालिसिस कराएंगे तो बाज़ दफ़ा यूरिक एसिड ब्लड में नहीं मिलता, तो वो टिश्यू को वहाँ से उसकी टेस्ट करेंगे तो वहाँ डिपॉजिट हुआ होता है, क्रिस्टल वहाँ जमे होते हैं। और बाज़ दफ़ा कोई यूरिक एसिड की उसने दवाई खाई होती है लेकिन क्रिस्टल चूँकि वहाँ जमा होते हैं वहाँ। और इसकी पहली जो निशानी है गाउट की, ये बिग टो, आपका जो पाँव का अंगूठा है उसको पकड़ता है। यूरिक एसिड भी यहाँ से ज़्यादा पकड़ता है, गाउट भी यहाँ से पकड़ता है, फिर ऊपर चलेगा। और ये हम ओवरनाइट हमारे पास ठीक होता है, ओवरनाइट। आज हमने दवाई दी, कल बंदा चल पड़ेगा। इतना आसान काम है ये, ओवरनाइट ठीक होता है, एक दिन में ठीक होता है। हम क्या करते हैं, हम एजमेटिक अप्रोच हमने यहाँ रखी हुई है। हम मेडोरिनम ड्रोसरा की एक डोज देते हैं, हम आर्टिका यूनियन सीएम की एक डोज, एक लीडम। लीडम क्या करती है? अंगूठा पकड़ती है। लीडम क्या करती है? लीडम के पेन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अंगूठे को पहले पकड़ेगी, यूँ आ जाए। हमने यूरिक एसिड के लिए क्या किया? आर्टिका यूनियन लगाया और उसकी यूरिक एसिड की जो वजह बनी थी उसको हमने मैजमेटिकली 2 दवाइयाँ लगाई। मेडोरिनम में भी लगाई, मैंने कहा था इन्फ्लेमेट, मेडोरिनम लगाई, ड्रोसरा लगा दी। कॉजेटिव फैक्टर मैजमेटिक उससे कवर किया, यूरिक एसिड को कवर किया और लोकल जो सिम्टोमेटोलॉजी है हमने लीडम लगा दी। आप यूं दें, अगले दिन बंदा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। गाउट, और वो कहता है कि एक तो गाउट हो गया, एक स्यूडो गाउट है। ये और कोई क्रिस्टल्स आ सकते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, जिसमें कोई खराबी है यार। भेज नहीं है इधर, सारा मजा ही किरकिरा रहा है। नहीं नहीं, उधर ही है काम। नहीं मेरे हाथ लग रहा है, इसलिए हो रहा है। इसके अंदर क्यों मसला? ठीक हो गया। ठीक हो गया। स्यूडोगाउट, अदर क्रिस्टल्स देखें, आगे लिखे थे हमने इसके अदर क्रिस्टल्स। हाँ, ये देखें, हाइपर यूरिसीमिया, क्रिस्टल डिपॉजिट ए बिग टो देन अदर जॉइंट। आगे एक और भी था, इसका भी हमने किया था यार, सूडो जो था। एक आगे जाएं जरा, हाँ ये आ गया। सूडो गाउट इज द टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट कॉज spontaneous painful swelling in the joint. It's occur when the crystal form in the synovial fluid, the fluid that lubricates the joint. This lead to inflammation and pain. जो synovial fluid है, बेसिकली जब इस पे क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ मूवमेंट इसकी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, स्पेस ख़त्म हो जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये क्रिस्टल जो कहता है कि इसके आगे कोई और डिटेल दी हुई है शायद, इतना
ये क्रिस्टल अदर देन यूरिक एसिड के होंगे, वो कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है और वो कुछ और हो सकता है, वो एनालिसिस आपको से पता चलेगा कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट, ये कॉजेज उसने दे, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड की खराबी जो है उसकी वजह से आपका जो कैल्शियम का निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है, तो कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, वो कैल्शियम के क्रिस्टल ज़्यादा हो जाए। अब इसमें जो आपका पैराथायराइड सिस्टम है वो भी कैल्शियम को कंट्रोल करता है। अब पैराथायराइड का अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वो भी हाइपर हुआ होगा, उसकी नॉर्मल रेंज अगर 6 है तो वो 200 100 इस तरह पहुंचा होगा। तो काउंटर एनालिसिस क्या करेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन टेस्ट करा लें और थायराइड ग्लैंड का फंक्शन टेस्ट करा लें। तो हाइपर कैल्शियम, कैल्शियम नीचे आ गया ना, हाइपर कैल्शियम, ये इन दोनों की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे जिनका गाउट आपको यूरिक एसिड वाला नहीं मिलता तो आप उसके 2 टेस्ट रिक्वायर कर लें कि थायराइड की खराबी तो नहीं है और कहीं पैराथायराइड की खराबी तो नहीं। पैराथायराइड इज टोटली कैल्शियम को कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पैराथायराइड ग्लैंड, तो और आसान हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आ जाती है, ये उसके ब्लड एनालिसिस में आ जाएगा। तो ये 2 टेस्ट आप करवा के फिर हम इस पे पैराथायराइड की दवाई दे देंगे और पैराथायराइड की डिस्टर्बेंस के भी कॉजेज होंगे, वो इसी बेस पे हम उसको पैराथायराइडिज्म को इसी बेस पे साइकोट्रिक सिफिलिटिक वो कॉजेज हम जेनेटिक कॉजेज ढूंढ के हम उसको काउंटर करेंगे, वो नॉर्मलाइज होगा तो नीचे गाउट ठीक हो जाएगा। होगी जी। हमने डिजनरेशन, इन्फ्लेमेशन, गाउट और रूमेटिक फीवर, हमने इसको सदा डिफरेंट। अब ये सारी चीज़ों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, सारी चीज़ों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। आगे चलते हैं। अब मैं ऑर्गन स्पेसिफिक पे अब आ जाता हूँ। ये मैंने आपको एक बेस बना के दी है, ये क्या किया है, ये बेस बनाई है हमने। डिजनरेशन, इन्फ्लेमेशन, गाउट, क्रिस्टल्स, मैलिग्नेंसीज, इंजरी, ये बेस है। ये अगली बेस है, उससे पहले मियाज़मेटिक बेस थी, ये पैथोलॉजिकली बेस है। एक चीज़ से दूसरी से अलग कर रहे हैं, एक चीज़ को दूसरी से अलग कर। अब हम आ जाते हैं जो कंप्लेन आपके पास आएगी। ये जनरल एक मेरा हमारी अप्रोच थी अबाउट द पेन, जनरल अप्रोच थी अबाउट द रूमेटोलॉजी कि ये बेस सेट करें, ये डिफरेंशिएट करें, और इतना साइंटिफिक वे है ये। आपको वहाँ दवाइयाँ भी मिलेंगी, कॉजेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसको गो थ्रू करें, 2-3 दफ़ा करेंगे, आपको समझ करें आ जाएगा, अप्लाई करेंगे। पहले ही डिफाइन करें, डिजनरेशन है, इन्फ्लेमेटरी है, 2 डिफाइन हो गए। उसके बाद क्रिस्टल्स, उसका आसान सा थंब पकड़ा जाएगा, आगे चलते हैं। और अब आ जाते हैं हम सर्वाइकल्स पे। 7 मोरे हैं इसके, C1, C4, C1 to 3 वो जॉइंट हुए होते हैं, C4, C5, C6। अब मोस्ट कंप्लेन पता है क्या आती है हमारे पास, ये एरिया पकड़ा जाता है। तो ये कौन सा है, C5, डेल्टॉइड शोल्डर मसल। रिस्ट, अब बाद दफ़ा रिस्ट में पेन आता है, मैं उसको क्या देता हूँ, मैं तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मैं कहते फिर इधर होता है, थोड़ा होता है, ये ट्रैवल करके रिस्ट तक आता है, यहाँ से ट्रैवल करेगा, रिस्ट को पकड़ेगा।
ट्राइसेप्स, फिंगर्स, इवन फिंगर तक आते हैं पेन्स। तो ये हमने इसलिए आपको कहा कि आप मरीज़ को कहेंगे आपका चौथा मोहरा ख़राब है, आपका डायफ्राम में आ गया, नेक मसल्स के में। अब नेक्स्ट मसल से हम शुरू करते हैं। अब ये मसल जो ऊपरा यहाँ गुद्दी में ये दर्द होता है, पहला दर्द, दिस इज द जलसीमी, ये पहला दर्द। फिर ये 3 मोहरों का नीचे दर्द, कॉकुलस। अब इसके नीचे काम जो है ना, आपका जो है ना डायफ्राम में ये दर्द आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। अब ये पेन शोल्डर्स में आ जाएगा, ये पेन बाजुओं में आ जाएगा। यहाँ मोस्ट कॉमन डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, मोस्ट कॉमन। और यहाँ क्या बनता है, ऑस्टियोफाइट बनते हैं। यहाँ क्या बनता है, ऑस्टियोफाइट बनते हैं। नोकें, हड्डी कमज़ोर होती है, नोक निकलती है, नोक निकलती है तो नर्व को कंप्रेस करेगी, दर्द यूँ आएगा। और डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव सबसे बड़ी दवाई सिफलिनियम है, ये बेस है आपकी सिफलिनियम। सेकंड पे हम चॉइस पे जाएंगे ड्रोसरा पे, पहले हम सिफलिनियम पे जाएंगे। सेकंड चॉइस हमारे पास ड्रोसरा होगी। और इन दोनों को हेल्प करेगी ऑरामेट। ऑरामेट हड्डियों की जान है। तीसरी दवाई जो डिजेनरेशन की, 2 दवाइयाँ आगे फिर शॉक अलग हो जाएंगी, एक फास्फोरस है और एक सिलेशिया है। इसको हम डिफ्रेंशिएट यहाँ करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली मोडेलिटी पे। एक को सर्दी ज़्यादा लगती है, एक को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो हम आगे क्या करेंगे, फास्फोरस को ऐड करेंगे या सिलेशिया को ऐड करेंगे। तीसरी टोटली पैथोलॉजिकली चेंज पे मेडिसिन आ जाती है, वो है कलकेरिया फ्लोर। और ये कभी भी फेल नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके फेल होने के। और मैं आया सर्वाइकल, मैंने बस लिखने में जो टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है। कहते हैं ना कैसे लिखता है, इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कैसे लिखता है, ऐसे तो नहीं लिखता ना। ये कभी बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। फिर हमारे पास 2 बड़ी दवाइयाँ और यहाँ काम करती हैं और वो बहुत अच्छा करती हैं। एक है मैग्नीशिया फास और एक है हाइपेरिकम। मैं 5-6 डोजेस बना के दे देता हूँ। जब दर्द होना पहले मैग्नीशिया लो, 5-10 मिनट बाद हाइपेरिकम ले लो, सेटल। फिर हो, फिर 2-4 दफ़ा देगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा। लेकिन ये आप समझें कि इतने केसेस इसने इस तरह ठीक किए। मुझे उसमें अगर कहीं फेलियर आता है, मैं ये कर देता, 6 पुड़ियाँ बना के 3 मैग्नीशिया की दे दी, 3 हाइपेरिकम की दे दी। इसमें एक और दवाई बड़ा अच्छा काम करती है जब ये दर्द फिंगर में आता है, पेरिस क्वाड्रिफोलिया। पेरिस क्वाड्रिफोलिया। और मैं उसको सीएम की एक ही डोज देता हूँ, अगले दिन बंदा कहता है दर्द मेरा ठीक है। और पेरिस क्वाड्रिफोलिया ऑटोइम्यून की भी बड़ी मज़े की दवाई है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये ग्नेशिया के साथ मिलती जुलती दवाई है। ये यूं स्टैटिक फेस होता है, जैसे ग्नेशिया नहीं टिक टिकी बांध के देख रहा होता है, ग्नेशिया टिक टिकी बांध के भी देखता है, ये भी टिक टिकी बांध के देखता है। आपको कभी आपने डिप्रेशन में इसको इस्तेमाल नहीं किया होगा? किया है? नहीं किया होगा, हमने इसको किया है। और ये मज़े की बात है कि ये ग्नेशिया इधर उधर हो जाए ना, पेरिस क्वाड्रिफोलिया टिक के लगती है, इसलिए ये ऑटोइम्यून की भी दवाई है। और मेरे पास कसरत से हम इसको यूज़ करते हैं, कसरत से। जहाँ फिगर्स में पहला फार्मूला फ़र्ज़ करें किसी वजह से मिस हो जाता है, मोस्ट कॉमन तो मैं उसी को देता हूँ। फिर मैं एक डोज वेलेराना की देता हूँ और एक पेरिस क्वाड्रिफोलिया। अगले दिन मरीज कहता है सुकून है जी डॉक्टर साहब। ऐसे नहीं काम चलता भाई, इसके पीछे पूरी साइंस है। ये 4-3 नुस्खे एक या दूसरे लिखने में कितनी देर लगेगी? अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है,
आपकी अप्रोच क्लियर है, एक से नहीं तीसरा गया। और एक और पैरालाइटिक कंडीशन जब आ जाती है कि वो कहते हैं नम हो रहा है हाथ, वैसे नम सब में होता है। अक्सर कंप्लेन औरतें आके कहती हैं हाथ सुन्न हो रहे हैं, वो पहले सिफलिनम मोरामेट कैलकेरिया फ्लोर से सेटल हो जाएंगे। फर्ज करें केस कोई बीच में से बाहर निकल आता है तो कॉस्टिकम, ये सर्वाइकल में आपका मसला हल मैंने कर दिया। और मोस्ट कॉमन 2 जगह के पेन आते हैं, या सर्वाइकल या लंबर सैक्रल एरिया। मेरे पास एक कस्टम के ऑफिसर आए, उनके साथ उनका बेटा डॉक्टर था, कॉलर पहना हुआ था, हाथ पे वो पहना हुआ था। तो मैंने कहा, रश पड़ा था, मैंने इधर आया, मैं क्या आओ जी इधर बैठे। मैं क्या आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, C4-5 में मसला आ रहा है। वो बेटा मुझे उसका यूं टिक बांध के मुझे देखे, आप कैसे कह सकते हैं। मैं कहा आप टेस्ट करा लें, MRI करा के ले। कहता है MRI तो मेरे पास है। मैं कहा पढ़ो इसको। कहता आपको कैसे, मैं तो हैरान हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चल गया, मैं डॉक्टर हूँ खुद, ये मेरा बाप, मैं अमेरिका से भी इसको घुमा के लाया हूँ। आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया। मैंने कहा यार ये भी साइंस है। उसने MRI रिपोर्ट निकाली, वही मोरे प्रेस थे। मुझे कहता क्या होगा, मैं कहा ठीक हो जाएगा। कहते इतना आसानी से, मैं क्या हो जाएगा। और फिर मैंने दिया, अगले 2 हफ्ते बाद मैंने कहा 2 हफ्ते बाद मुझे दिखाना। 2 हफ्ते बाद आया तो परेशान बैठा हुआ। मैं क्या सुनाए, वो नहीं मैं बहुत परेशान हूँ जी। मैं क्या यार क्यों परेशान है, क्या ठीक है आप। कहते मैं तो ठीक हूँ। मैं क्या आपको क्या परेशानी है। कहते अमेरिका से हो गया नहीं ठीक हुआ। मैंने कहा यार ये साइंस है एक और। ये और एक साइंस है, इसकी भी तो लोग जो मेरे साथ आज 15, 20, 30 जो स्पेशलिस्ट काम करते हैं हमारे साथ, उसमें रेडियोलॉजिस्ट है, उसमें ऑर्थोपेडिक है, उसमें पैथोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग बेसिकली होमियो की दवाइयाँ लेके इधर कायल हुए। समझ आइए आपको। तो अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते तो वो कहेंगे यार ये वैसे ही बंदे हैं, इनको नहीं पता रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, डिजनरेशन क्या होती है, गोट क्या होता है। ये तो ऐसे ही बस तुक्का लग गया ना लगा, लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लगा ना। वो कहते हैं पीर पुत्र देसी तो नहीं रखना। ये बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है हमारा, लेकिन ये बड़ी मज़े की साइंस है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते जाएं, डिटेल में पढ़ते। हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपको बेसिस सेट की, डिफरेंशिएट किया, फिर हम इस पे आए। और अब आप इसको समझ के जब दवाइयाँ देंगे और आपको इसकी बेसिस का पता होगा तो आपको खुद भी मज़ा होगा, मरीज को भी मज़ा आएगा। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम जो हमने कहा कि वो आएगा एनक्लोजिंग का, जिसमें मोरे फ्यूज हो जाता है, वो एनक्लोजिंग है। उसकी बड़ी ख़ास सिम्टम आएगी आपके पास। मरीज़ जब आएगा तो पूरा घूमेगा, यूँ नहीं कर सकता, यूँ नहीं कर सकता, यूँ नहीं कर सकता। एक ख़ास मोमेंट से उसकी एंट्री, उसकी ख़ास मोमेंट की होगी। हेड स्टिल होगा यूँ, जब वो फिरेगा भी तो यूँ फिरेगा। तो यही जज हो जाता है, दिस इज एनक्लोजिंग स्पाइंडाइलिटिस। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और वही कॉज मैंने कहा, अब उसको सेट करें, मियाज़मेटिक को सेट करें। उसमें डिफरेंट मियाज़मेटिक भी आ सकते हैं, मतलब ट्यूबरकुलोसिस भी आ सकता है, सिफिलिस भी आ सकता है, फ्यूज़ साइकोसिस भी हो सकता है फ्यूज़ का। तो वो बेस सेट करके आप ओरोमेड पे आ जाएं, आप कैलकेरिया फ्लोर पे आ जाएं, विग्नेशिया एसिड फॉल कोई कॉज ढूंढ के दें, एनक्लोजिंग स्पाइंडाइलिटिस। लचक पैदा करने के लिए जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो कैलकेरिया फ्लोर है, हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो रस्टॉक्स है, वो रूटा है,
वो ब्रायोनिया है, वो काल्चिकम है। ये वो जो दवाइयाँ हैं कि जोड़ों के अंदर जो सख्ती आ जाती है उसके अंदर लचक पैदा करती है। लेकिन ये काम मज़े का नहीं करेंगी जब तक आप वो उस बेस पे नहीं जाएंगे। उस बेस पे जाएंगे। हम आगे चलें, आगे चलते हैं। अब ये दरमियान वाला जो हिस्सा आ गया थोरेसिक, अब याद रखें यहाँ बहुत कम कंप्लेन आती है क्योंकि ये आगे रिब्स के साथ ये हड्डी जो है ना इसको सपोर्ट होती है। ये 12 मोरे यूं रिब्स के साथ जुड़े होते हैं। ये इंजरी होगी, इंजरी ऊपर भी होगी, लेकिन वो ऊपर जो होगी इंजरी में बहुत कॉमनली ये सर्वाइकल एरिया की इंजरी होगी। तो आपने इंजरी की जो बोन्स की मेडिसिन है और नर्व्स की जो मेडिसिन है वो अप्लाई करनी होगी। तो आर्निका, रूटा, सिम्फाइट्रम। सिम्फाइट्रम बहुत बड़ी दवाई है फ्रैक्चर्स की। फिर यहाँ बहुत बड़ी दवाई है हाइपेरिकम, नर्व साथ कंपाउंड फ्रैक्चर आ जाता है, बोन भी आ जाती है, नर्व भी आ जाती है, मसल भी आ जाती है। तो हम उसको इंजरी पे, और यहाँ 2 प्रॉब्लम्स होंगे, ये याद रखें। जिस एरिया का अगर आ गया ना थोरेसिक एरिया की पेन आ गई, फर्स्ट ट्राई करें इंजरी, सेकेंडली मैलिग्नेंसी है, यहाँ कोई ग्रोथ होगी, या कैंसर होगा, ट्यूमर, कोई ग्रोथ होगी, मैलिग्नेंसी आ जाएगी। अदरवाइज ये ऐसा मजबूत एरिया, इसको बाकी चीज़ें नहीं तंग करती। रोज़ का कोई चीज़ लगेगी तो ज़रा उसको फ्रैक्चर कर देगी। अदरवाइज डिजनरेशन चेंजेस ऊपर ज़्यादा पकड़ी जाती हैं, नीचे ज़्यादा पकड़ी जाती हैं, क्योंकि जो मोबिलिटी एरिया है ज़्यादा वो पकड़ा जाता है। यहाँ प्रॉब्लम आएगा तो फिर आपको फ़ौरन स्ट्राइक करना चाहिए। अदर इंजरी, अदरवाइज मैलिग्नेंसी, आप फ़ौरन चोट लगी है, नहीं एक्सरे कराया है, इसमें तो मुझे कोई गड़बड़ लगती है, वो रूल आउट हो गया, चोट निकल गई, सेकंड चॉइस आपके पास कितनी मिनट, इतना मिनट डायग्नोसिस बने, MRI है, पता लग जाएगा ट्यूमर पड़ा हुआ है, कोई भी मैलिग्नेंसी है, फ़ौरन स्ट्राइक करते। जो पहले प्रॉब्लम हमने वो उसमें हम बाद में सोचेंगे, पहले हम 2 चीज़ें सोचेंगे। इंजरी है, और इंजरी में, बोन की इंजरी में याद रखें स्टार्ट ड्रोसरा से करेंगे हम, एकदम ड्रोसरा बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। बड़ी ज़बरदस्त मज़े की दवाई है, बड़ी मज़े की दवाई, मैं कहता हूँ कमाल चीज़ है ड्रोसरा। इंजरी में हालांकि लिखा नहीं है उसका, लेकिन ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि मैं हालांकि ऑरोमेट से पहले स्टार्ट करता था, पहले आर्निका, रेस्टाक्स, रूटा, ये वो सिम्फाइट्रम, फिर मैंने ऑरोमेट ऐड करनी शुरू की। अब पिछले 5-7 साल से हमने ड्रोसरा साहब जब लगा रही तो हमारे रिजल्ट और रिफाइन होने शुरू हुए। ड्रोसरा हड्डी के अंदर एक ताकत पैदा कर देता, जोड़ के अंदर एक ताकत पैदा कर देता, और ये तो लोग काली खांसी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हड्डियों की बहुत बड़ी दवाई है। उसके बाद आप ऑरोमेट दें और बोन स्ट्रेंथन हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। फिर आप रूटा दें, सिम्फाइट्रम दें, कैलकेरिया फास्ट दें, आपके केस इंजरी के यहाँ क्लियर होते जाएंगे। और सेकेंडली मैलिग्नेंसी करेंगे, फिर हम मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें मैलिग्नेंसी में भी यही होगा कि बेस सेट करेंगे, मियाज़मेटिक बेस सेट करेंगे। उसके बाद हम जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी कोई दवाई ढूंढेंगे, मसलन कैलकेरिया फास्ट, कैलकेरिया कार्ड, फास्फोरस, इस तरह की दवाई ढूंढ के फिर उससे हमारा काम निकल जाएगा। अदरवाइज ऑर्गन स्पेसिफिक पे भी कैंसरियम, सिम्फाइट्रम बहुत बड़ी दवाई है कैंसर की, कैलकेरिया फ्लोर बहुत बड़ी, एक्ला लावा, कैलकेरिया फास्ट, कैलकेरिया कार्ड, ये सारी फास्फोरस, ये सारी बोन मैलिग्नेंसी की दवाइयाँ।
तो आपने बेस सेट कर दी, आप आगे आ गए, थ्रोसिक क्लियर हो गया, आगे आ जाएं। लंबर और सैक्रल, बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट्स आती हैं लंबर सैक्रल एरिया की। ये सर्वाइकल पकड़ा होगा या ये जगह पकड़ी है। अब यहाँ वही हमने मेथड यूज़ करना है, डिजनरेशन वाला, इन्फ्लेमेटरी वाला। यहाँ डिजनरेशन में बहुत ज़्यादा सिफलिनियम का इस्तेमाल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिफलिनियम का इस्तेमाल है, ऑरोमेट का इस्तेमाल है। कैलकेरिया फास और रूटा का वेट बेरिंग एरिया है। रूटा हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कैलकेरिया फास, ऑरोमेट, ड्रोसरा, सिफलिनियम हम बोन के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और लिगामेंट के लिए हमें रूटा का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो बोन के साथ जुड़े होते हैं, उस पे अगर किसी दवाई का सबसे ज़्यादा रोल है तो वो है रूटा, और सेकंड चॉइस हमारे पास है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर भी क्या काम करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इनके अंदर जो नरम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, इनके अंदर लचक खत्म, उसको कैलकेरिया फ्लोर क्लियर करती है। और ये चारों की, तीनों की अलामतें बड़ी मज़े की हैं। ये दोनों बिगनिंग पेन, कांस्टेंट मूवमेंट, रस्टॉक्स की तरह। रूटा भी रस्टॉक्स की तरह मोडेलिटी, कैलकेरिया फ्लोर भी रस्टॉक्स की तरह मोडेलिटी, रोडोडेंड्रॉन भी रस्टॉक की तरह की मोडेलिटी, लेकिन स्टेजेस रस्टॉक्स लिगामेंट मसल, रूटा लिगामेंट मसल प्लस बोन कनेक्टिव टिश्यू। कैलकेरिया फ्लोर बोन लिगामेंट मसल, मसल लिगामेंट्स बोन टेंडन, कैलकेरिया फ्लोर एंड प्लस ऑस्टियोफाइट्स। एकला लावा ऑस्टियोफाइट्स, एसाफोटेटा कैरीज, कैलकेरिया फास वीक, फास्फोरस कैरीज वीक। टिप्स पे है ना मेरी, इस तरह होते हैं। कास्टिकम पैरालाइटिक, मसल को खींचेगी, लिगामेंट्स को खींचेगी, वो वीक हो गया, उसके अंदर पैरालाइटिक कंडीशन होगी, वो उसको खींच के सीधा कर देगी। इसमें हम इसको सहारा साथ देते हैं कि मैं कास्टिकम रोज़ाना की एक डोज इसलिए दे देता हूँ कि ये मसल लिगामेंट्स को ज़रा, जो पैरालाइटिक कंडीशन आ गई है उसको उठाए, खींचे, अपनी जगह पे स्ट्रेंथ उसको एक अप्लाई करते हैं। और नीचे वाले एरिया में हम ज़्यादातर कास्टिकम को एक स्पोर्टिंग मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं, ऊपर हम कालीफास को स्पोर्टिंग यूज़ करते हैं। ऊपर कालीफास को करते हैं, नीचे कास्टिकम को स्पोर्टिंग करते हैं। जी, जहाँ ऑस्टियोफाइट होगी, अगर कैलकेरिया फ्लोर को पहले प्रायोरिटी है, अगर वो नहीं होगी, जहाँ ऑस्टियोफाइट होगा सेकंड चॉइस आपके पास एकला लावा की। अब यहाँ शटीका है, ये कॉक्सीडीनिया जो 3 मोरे लास्ट फ्यूज हुए होते हैं, ये भी बहुत पेन आता है। इसमें मियाज़मेटिक अप्रोच के साथ इंजरी की अप्रोच भी आपने लेनी होगी, और दूसरी दवाइयाँ स्ट्रामोनियम बहुत काशिराम लगता है, दुमची की हड्डी की बेमिसल दवा है। यहाँ एक और दवाई बड़ा अच्छा काम है, काली बाइक्रोमिकम, स्मॉल पॉइंट होता है, उसकी अपनी नेचर है काली बाइक्रोमिकम, फिर टेल बोन में उसका अच्छा रोल है। फिर इंडिंग नर्व है यहाँ पे आती है, तो यहाँ आइपेरिकम। अब आते हैं हम उस पे शटिक नर्व पे, दिखाएं यार शटिक, ये बहुत कंप्लेन है शटिक की। ऊपर कैलकेरिया फ्लोर लगेगी, नीचे रूटा लगेगी। ऊपर कैलकेरिया फ्लोर, नीचे रूटा, क्योंकि रूटा वेट बेरिंग को भी करेंगे। और देखेंगे ऑस्टियोफाइट क्लियर है, इंडिकेशन आई है इसमें, तो फिर आप उसकी जगह कैलकेरिया फ्लोर लगा देंगे। अगर डिजनरेशन है, ऑस्टियोफाइट नहीं है, फिर रूटा लगेगी। ये है जी आपका शटीका। ये L45 S1 2 5 मोरे हैं,
5 मोड़े हैं, ये छोटी छोटी नर्व्स निकल रही हैं और आगे एक बंडल बन रही है, बड़ी ब्रांच बन रही है। आप जब शैटिका का पेशेंट आएगा तो आप उसको कहें L4, L5, S1, S2, S3, जा MRI करा के ले आ, यही होगा, क्योंकि ये निकलते ही यहाँ से, इधर की दबेगी तो उधर दर्द होगा, उधर की दबेगी तो इधर दर्द होगा। ठीक हो गया। मोरा उधर से उठाएगा ना, मोरा इधर से उठेगा तो उधर कंप्रेस करेगा तो दर्द उधर चलेगा, मोरा उधर से उठेगा इधर कंप्रेस करेगा दर्द इधर आ जाएगा। अब ये यहाँ से निकलती है, देखें ना, ये सिंगल नर्व है, ये L4 से निकल रही है, L5 से निकल रही है, फिर S1 से निकल रही है और फिर उससे निकल रही है 2-3 से निकल रही है, 5 है जी। ये दबेगी तो शैटिका होगा। बेसिकली इस नर्व का नाम ही शैटिका नर्व है, इसलिए हम इसको शैटिका कहें, और ये मज़े की होम्योपैथी से ठीक होती है। अच्छा, इसमें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक हम जो इंटरकरेंट रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं वो वलेराना का करते हैं सारे केसेस में। और वलेराना का ये रोल है कि ये जो नर्व की जितनी भी डिजीज़ हैं इसको उसको एक दफ़ा एज ए इंटरकरेंट उसको ऑब्स्ट्रक्शन को ये रिमूव कर देती है। और नर्व्स के अंदर ये कोई ऐसी दवाई है कि ये नर्व्स के अंदर इतनी पावर ले आती है कि नर्व जो है वो रिलीज़, मतलब इतनी ताकत देती है कि वो मोरे से रिलीज़ हो जाती है, पसीव जगह से ये नर्व के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है और ऐसी कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, डिसलोकेशन को पुश कर देती है, नर्व के अंदर इतनी ताकत प्रोवाइड कर देती है कि नर्व कोई ऐसी जोर लगाता है नर्व कि ये। अब हमारे पास जो अब यहाँ हम बड़े सिम्टोमेटोलॉजिकली देखते हैं कि किस लेवल का नर्व कंप्रेस है। हमारे पास यहाँ मेरे पास जितनी भी सिलेक्शन है मोडेलिटी पे सिलेक्शन है, जहाँ वाद एक ऐसी जगह है जहाँ मैं मोडेलिटी पे उसको सिलेक्ट करता हूँ। मसलन वो कहेगा, मेरा सवाल 3-4 सवाल होते हैं, दबाने से गर्म करने से फाका है तो हम मैकफास और कोलोसिन देंगे, वलेराना पहले लगा देंगे, उसके बाद हमने मैकफास कोलोसिन CM की एक डोज ही देनी, और मैं इसमें रिपीट भी नहीं करता। और अगले दिन जब बेहतर हो गया तो ठीक फारग होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ नमनेस अल्टरनेट विद द पेन, एक ही दवाई अगली काम करेगी, वो है निफाइलम। निफाइलम रह जाएगी तो फिर कैमोमिला। अब अगर हमारे पास एक और अप्रोच है, वो कहता है उठता हूँ तो टांग में दर्द होता है, कांस्टेंट मूवमेंट पे टांग में दर्द होता है, हम क्या करेंगे, वहाँ वलेराना देंगे और हम फिर रस्टॉक्स दे देंगे। ये भी कभी नहीं रहती। मूवमेंट से अगर ज्यादती होती है तो हमारे पास पहली चॉइस है अमोनियम मेयर की। अगर मरीज ये कहता है कि मैं चलता हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है और जितना भी फिर मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मुझे बैठा देता है, तो अमोनियम मेयर शाज़ और नाज़री फेल होती है, वलेराना दे के अमोनियम मेयर दे देंगे। सेकेंडली हम चलता है तो दर्द रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो फिर मैं ब्राउनिया पे जाऊंगा। अगर मेरे पास अमोनियम में रह जाएगी तो फिर मैं कहता हूँ ब्राउनिया भी अच्छा काम करती है। अब मेरे पास एक मरीज़ ऐसा आता है जो कहता है डॉक्टर साहब मैं बैठ ही नहीं सकता। अब बैठ ही नहीं सकता तो हमारे पास दवाई बेसिकली रस्टॉक्स भी है, और अगर रस्टॉक्स भी फेल होती फिर काली कार्ब, और काली कार्ब की एक और हम इसको कंफर्मेशन ले लेते हैं कि क्या डिस्चार्जेस से तकलीफ़ बढ़ जाती है मेंसेस के बाद, आफ्टर कॉइटस, आफ्टर डिस्चार्ज, आफ्टर डायरिया, अगर तकलीफ़ बढ़ जाए, आफ्टर चाइल्ड बर्थ अगर तकलीफ़ बढ़ जाती है और स्पेसिफिक टाइम भी 3-4 बजे का ले आती है तो फिर काली कार्ब कभी नहीं रहेगी।
कभी नहीं रहती। और ये जो बच्चे जलने वाली औरतों की हैं, जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेक्स है, इसमें काली कार फिर शटिका नर में नहीं रहती। आप वलेराना दें, और इसके साथ जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मेरे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो एसिड नाइट्रिक है। वलेराना में एसिड नाइट्रिक, काली कार में गया निकल गया। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर उस्मान साहब, वो 2 दवाइयाँ बहुत यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड पे वेस्कम और राइट साइड पे वराइट्रम वल्बम। शटिका की बहुत सारी दवाइयाँ और भी हैं। नहीं, मेरे पास इसका इस्तेमाल नहीं है। शटिका की टेलोरियम शटिका की दवाई है, आपकी कोटिलीडन शटिका की दवाई है। लेकिन ये बात की बातें हैं, हमारे केसेस ज़्यादातर इधर ही सेटल होते थे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कोई केस फंस जाए तो हमें ज़रूरत पड़ती है, फिर हम इधर निकलते हैं। ज़रा ये कोई अखीर नहीं होती, लेकिन आपको इन 4-5 दवाइयों के अंदर मैक्सिमम केसेस क्लियर। लिथियम में जोड़ों के दर्द में विद द यूरिक एसिड, विद द हार्ट कार्डियक डिजीज़ के साथ लिथियम कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। वो अगर दिल का मर्ज है और जोड़ भी पकड़े हुए हैं और फिर यूरिक एसिड भी अगर, तो फिर लिथियम कार्ब। नहीं, हिप जॉइंट में एस्कुलेस हिप करती है, नो डाउट, उसमें ये एहसास होता है। वो मैं अभी हिप जॉइंट पे आ रहा हूँ, अभी मैं उस पर हिप जॉइंट पे नहीं, मैं तो यहाँ मोरे ख़त्म की हैं अभी। बहुत ज़्यादा बच्चे जलने वाली औरत, काली कार सर, मोशन एग्रेवेशन के साथ नमनेस भी हो, दोनों सर, मोशन एग्रेवेशन भी हो सर, अमोनियम म्योर नहीं सर, उसके साथ नमनेस भी हो, नहीं दोनों देंगे सर या एक देंगे? नहीं, एक देंगे कि किसके साथ? चलने से ज़्यादा चलने से ज़्यादा होता है और उसके साथ नमनेस भी हो सर। नहीं, मोस्टली कॉमनली पहले चलने से अगर ज़्यादा होता है, नमनेस भी होती है, अमोनियम म्योर क्लियर कर देगी, अमोनियम म्योर क्लियर कर देती है। किसी ने शटिका आपको इस तरह नहीं समझाया होगा कि शटिका है क्या, पहले आपने उसकी पैथोलॉजी देखी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ कंप्रेशन आता है, और फिर अगर ये सारी ये दवाइयाँ अगर फ़र्ज़ करें फेल हो जाती हैं, फिर आप डिजेनरेटिव वाला ऑर्डर यहाँ लगाए, वो भी क्लियर कर देगा। लेकिन मैं वो पहले नहीं लगाता, मुझे यहाँ बड़ी ग्रिप है इस पे हमें यहाँ ग्रिप है, हम यहाँ से हटते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शन दूसरा पड़ा है, फिर मैं डिजेनरेशन पे चला जाऊँगा, सिफलिन है हमारा, मैं ड्रोसरा, वो स्कलगेरिया फाज, रूटा, मैं उस पर चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ ये बड़े ये सिंगल मेडिसिन से बड़ा क्लिक करती हैं यहाँ पे, अगले दिन बंदा उठ पड़ता है। अब यहाँ पे आगे आ जाएं जी, ये देखें ना, ये सारा उसने बताया हुआ। ये अगर एक और पिक्चर भी आ गया है, L4, L5, S1, ये पीछे पीछे चल रही है, क्लियर? शटिका जिसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, लंगड़ा कर देती है ना, इसलिए लंगड़ी का दर्द इसको कर देते हैं। हकीम लोग लंगड़ी का दर्द कहते हैं। हर कुन्नसा, लंगड़ी का दर्द, शटिका, बेसिकली इसकी जो पैथोलॉजी है वो ये है, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने बड़े आसान से तरीके से इसको डायग्राम को निकाल के समझा दिया, और दवाइयाँ भी उस हिसाब से समझा दी। अब पेल्विक बोन उसका आ गया जी आपका हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में भी वही दवाइयाँ, वही मेथड, वही मोस्टली जो लंबर सैक्रल एरिया में काम करती हैं, वही दवाइयाँ हिप जॉइंट में, लेकिन इसमें कुछ एडिशन हम करेंगे। इसमें एडिशन एक तो एस्कुलस हिप, और एस्कुलस हिप की मोस्ट कॉमन कंप्लेन आती है कि ये जो नीचे वाला जो ये बेसिकली ये पाइल से भी रिलेटेड होती है,
और मोस्ट लोगों को पाइल के साथ ये कमर का दर्द आता है, लेकिन कमर दर्द की वैसे भी एक ये दवाई है और हर बंदा अपने हिसाब से इसको जज करता है। और वो मुझे डॉक्टर उस्मान की बात कहता है, मैं इस सिम्टम पे जो मरीज़ मुझे कहता है इधर भराव महसूस होता है। बेसिकली ये दवाई है वेंस की भी, वेनल सिस्टम की, पाइल्स की भी। तो पाइल्स में हेमोराइड में क्या बेसिकली कहा जाता है कि वो आपका जो वेनल सिस्टम है उसके अंदर ब्लड की हाइपोट्रॉफी हो जाती है। वो तो यहाँ बहुत सारी कंप्लेन उसके साथ रिलेटेड भी आती हैं। यहाँ कोटिलीडन का चुकला जो है वो बिल्कुल कहते हैं ये जो नासूर होता है इसका जो चुकले का, उसको कोटिलीडन ठीक करती है। यहाँ जो आपका ये एक जो फीमर जहाँ जिस हेड में फिक्स होती है ये क्रैक हो जाता है। यूँ फीमर है, यूँ इसका जो रिंग सा होता है उसके अंदर हेड फिट और ये क्रैक हो जाता है। और ये भी हमारे पास सिम्फाइटम है, कल यहाँ भी पेन, वो ये पेन बताएगा और मूवमेंट उसकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मूवमेंट उसकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और उसमें फिर हम कैरीज पे हमारे पास फास्फोरस है, लेकिन जिन डिफरेंट कॉजेज़ पे हम जाएंगे, ड्रोसरा सिप्लिन है उस पर जाएंगे। फास्फोरस बहुत बड़ी यहाँ दवाई है। सिम्फाइटम जो अगर उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, रूटा है और कलकेरिया फास है। और यहाँ बहुत सारे अक्सर हम जब देखते हैं तो जिस जगह खाई होती है सारी बिल्कुल बोन खाई होती है, नेक्रोसिस आ जाता है, कैरीज हो जाता है। तो फिर यहाँ एसिड फ्लोरिक, फिर यहाँ फास्फोरस, फिर एक और दवाई है अर्जेंटम मेट, स्पेशली इस कैरी की दवाई है, इस नेक्रोसिस की दवाई अर्जेंटम मेट। अब हमारे पास लॉन्ग बोन में हमारे पास जो होती है ना, ये फीमर हो गया, टीबी, लॉन्ग बोन के पेन एसिड नाइट्रिक, ओरोमेट। और ये लॉन्ग बोन में एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छा काम करती है। और यहाँ ये थाइस का जो पेन है, इसमें आपको एक और दवाई बड़ी मज़े की काम करती है, ये जिस एरिए में, जिस सिर्फ इस एरिए में, प्लमोमेट, ये एरिया अक्सर लोग कहते हैं यहाँ दर्द है, यहाँ नमनेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लमोमेट। फिर कूले में राइट लेफ्ट कूले में डॉक्टर उस्मान की बड़ी प्रैक्टिस है, वो हाइपेरिकम यहाँ बहुत यूज़ करता है, उसके पास अच्छा काम करती है, आप भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम जॉइंट, नी जॉइंट्स पे। नी जॉइंट पे बहुत अरसे से मैं यहाँ दो दवाइयों को तो मैं कोई 20-25 साल से इस्तेमाल करता हूँ, मेडोरिनम का और ड्रोसरा का। हम शुरू में एक डोज देते हैं। फिर मेरे पास यहाँ कलकेरिया कार बड़ा अच्छा काम करती थी। कलकेरिया कार की सिम्टम भी रस्टॉक्स की तरह है, रस्टॉक्स की क्रोनिक है, चलने से थोड़ा सा रस्टॉक्स की क्रोनिक है कलकेरिया का, बोन की मेडिसिन है। तो मैं ये करता था कि ड्रोसरा उड़े के ना कलकेरिया कार दे देता था, उसके बाद मैं रस्टॉक्स लगातार देते रहे। एक डोज कलकेरिया कार भी दी, मेरे बड़े मरीज इससे ठीक होते थे। मोडेलिटी पे मैं देता था, चलने से फाका, और जहाँ रुक जाता था चलने से जाती तो मैं आगे कलकेरिया कार हटा देता था, रस्टॉक्स होते ब्रायोनिया लगा देता था। ये ब्रायोनिया की अलामत बिल्कुल सेम काल्चिकम की भी है, मूवमेंट से ज्यादती सेम। तो कहीं ब्रायोनिया रह जाएगी तो काल्चिकम आ जाएगी। फिर हमने ये केस फंसने शुरू हो गए, रश पड़ता है आपके पास, वो जी उसके पास गया था जोड़ों का दर्द, अगला फंस गया, दूसरा फंस गया, तीसरा हम फंस गए। तो फिर मैंने एक और अप्रोच शुरू की, केस फंसा, एक उस पर स्टडी की। तो मैंने यहाँ अर्टिका यूरिन लगाई, वो मैं नीचे लगाता था टो में,
मैंने कहा ये नहीं ठीक होता, थक हार के मैंने ये लगा दी इसको। ये कोई 10-15 साल पुरानी बात। मैंने दी मेडोरिनम ड्रोसा की आर्टिका CM की, लीडम दी CM की। मैं कह रहा तू हफ्ते की दवाई ले जा, फिर आके दसी। केस क्लियर। अगला आया क्लियर, तीसरा, चौथा, 5, ये लगता गया, ये लगता ही गया घुटने में। ये वहाँ भी लगता गया, ये यहाँ भी लगता गया, ये फ्रोजन शोल्डर में भी लगता। फ्रोजन शोल्डर हम मिस कर गए हैं, हाँ। तो फिर लगता गया। फिर हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम करते गए, थोड़ी पीछे यही रहता रहा। आगे कलकेरिया फ्लोर लगा दिए, नोके शोके निकले तो कलकेरिया फ्लोर आ गई। हाँ, स्वेलिंग आ गई जी, पाँव सूज गया, गोडा सूजा हुआ है। तो हमने ये दे के एक डोज आगे हमने एपस लगा दी। यूं मैं कहता 2 वीक्स के अंदर स्वेलिंग बिल्कुल गायब। जोड़ की स्वेलिंग, मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं जिसको मैंने यूं करके एपस आगे लगा दी, स्वेलिंग गायब ना हुई हो। यूं डिफ्यूज हो जाती है। और ये टिप्स पे चलता है। मेरे पास घुटने के दर्द का है, मैंने तो 1 मिनट नहीं लगाना होता, चलो बाहर, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। हाँ, फंसेगा तो फिर देखूंगा। अब इस पे 20-25 साल लगे हैं यहाँ के सफर तक, और हम तो कुछ छुपा ही नहीं रहे। लोगों को डर होता है मेरा क्लिनिक नहीं चलेगा, मैं बता दूंगा। ओ यार, हमने एक क्लिनिक तो चलाना ही नहीं है। हमारा जिम्मे ने, खुदा ने जो ठेका डाला हुआ कि तुमने एक नहीं चलाना भाई, हमने एक नहीं चलाना। एक तो खुदा ने चलाया हुआ है, एक नहीं चलाना। अब आगे चलते हैं। लीडम इसी तरतीब से, लेकिन इससे वो पहले वाला भी काम करता है अभी तक। मैं बाद दफ़ा जो है ना उसको भी यूज़ करता हूँ। जब मूवमेंट से बेहतरी आ जाती है तो मैं वो ड्रोसरा दे के कलकेरिया का आप सिंगल डोर के रस्टा सब में यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही देता हूँ। हाँ, अगर आ गया तो फिर पूछूंगा कि यार चलने से फ़र्क होता है, नहीं होता, तो फिर शायद ऐड कर दूँ। इससे ज़्यादा कवर होते जाते हैं। मैं कहता हूँ बहुत कम चांसेस होता है मुझे किसी ने आगे कहोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और अगले दिन फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि हम इसको घंटे बाद दे देते हैं 1 2 3 4 5 इंच करके। अगले दिन मरीज थोड़ा सा सुकून में आ जाता है, कहता नहीं बेहतरी होगी। नहीं, ड्रोसरा देता हूँ मैं 1 ml में, मेडोरिनम में देते ही 200 में हूँ यहाँ पे। हाँ, 200 में बहुत अच्छा करती है। ड्रोसरा को मैं 1 ml देता हूँ, आर्टिका को मैं CM देता हूँ, लीडर ये मुझे देती मज़ा CM में। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग यूँ डिज़ॉल्व करके ना मरीज को ना धक्का दे देती हैं। एपस जब सूजा हुआ, गोडा सूजा हुआ, पानी पड़ा हुआ, मैं 1 ml 2 दिन लगातार दे के फिर 200 देता हूँ। 2 दिन में स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। मेरे पास एपस बहुत ज़्यादा पानी पड़ने में यूज़ होते हैं, चाहे वो लिवर की वजह से हो, चाहे वो हार्ट की वजह से हो। लोग कोई एपोसाइनम इस्तेमाल कर रहा है, कोई आर्सेनिक कर रहा होता है, कोई पता नहीं बहुत सारी और दवाइयों के नाम है। हमारे पास तो यही चलती है जी। मेरे पास एपस तो इस तरह चलती है जिस तरह की कोई एलोपैथिक डॉक्टर लिखते हैं। चाहे लिवर की वजह से साइटिस आ गई है, चाहे हार्ट की वजह से आती है, ये मज़े का, हमारे हाथ में तो मज़े का काम करती है। शायद वो अकेली देते होंगे, हम तो पीछे इसका पूरा मियाज़मेटिक कॉजेज सोर्सेज दे के देते हैं ना, तो फिर ये सही तका लगाती है, खींच लेती है। मेरे पास बहुत यूज़ होती है साइटिस। मैंने बहुत दवाइयाँ ट्राई की हैं, और बहुत सारी एलेट्रेस, फलानी ढुमकानी, ये नहीं, मेरे पास तो नहीं चलती। एपोसाइनम की लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, हमारे हाथ पे चढ़ती नहीं है एपोसाइनम की। आर्सेनिक, अगर मेरे पास कोई सेकंड चॉइस है, अगर मेरे पास कोई सेकंड चॉइस है तो वो आर्सेनिक की। एलेट्रेस है, वो दूसरी, वो क्या नाम है, एक और है, बहुत लोग यूज़ करते हैं मदर टेंशन में। एपोसाइनम बहुत लोग, मेरे पास पता नहीं एपोसाइनम नहीं काम करती।
मेरे हथे पे चढ़ी नहीं है। मैं मदर टेंचर 1M CM सारी उठा के परे फेंक दी, मैं नहीं यूज़ करता। आपने मेरे प्रिस्क्रिप्शन में वो एक जगह मेरे पास काम करती है एपोसाइनम, एक जगह, और वो टिक के वहाँ लगती है। जो मेंसेस के दौरान वोमिटिंग होती है, पीरियड्स के दौरान जो उल्टी है ना, उसको बड़े मज़े की रोकती है। और एक ही दवाई लिखी है उसने रेपर्टरी में, एपोसाइनम, वोमिटिंग ड्यूरिंग मेंसेस। मेरे हाथ पे उतर ही बैठी है। ज़्यादा जो मेरी समझ में जितना जो मेरी एक क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो मैं वैसे ही फ्लूकर छोड़ता रहूँ। तो मेरे पास मेरे भाई साहब ना, मेरे पास डिजिटेलस ने इतना अच्छा काम किया, हालांकि वो भी करती है, साइटिस को कम करती है, लिवर और कार्डियक की जो है उसमें काम करती है, लेकिन मुझे इसी ने ज़्यादा, और सेकंड चॉइस पे मैं हो जाता हूँ। और एपस कोई तकलीफ़ भी नहीं मरीज़ को देती। कार्डियक माइग्रेली है, दिल बड़ा हुआ है, साइटिस है, तो हम एपस को देते हैं। मतलब लिवर हार्ट के जो बाकी चीज़ें अलग से लाइक वो दे के एपस दे देते हैं रोज़ाना की। अच्छा, लिवर की सिरोटिक में पानी पड़ा हुआ था, हम उसमें भी बाकी जो हमारी मेडिसिन हैं उसके साथ हम एपस को एज ए कम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, साइटिस कम कर देती है। सबसे अच्छा देखें, अल्टीमेटली फंसता भी है बंदा, लेकिन ये बस आप इसको लिखेंगे तो मैक्सिमम आपको सुकून मिलेगा। एसिटिक एसिड बेसिक कैंसरियन मेडिसिन है। हम पेरिटोनियम कैंसर की बड़ी दवाई है एसिटिक एसिड, हम उसको देते हैं। उसकी खासियत जो है कैंसर में मैं उसको यूज़ करता हूँ। उसकी प्यास जो होती है वो फास्फोरस की तरह होती है, बर्फ़ वाली, लेकिन फास्फोरस से भी ज़्यादा शदीद होती है एसिटिक एसिड का। और एसिटिक एसिड हम पेरिटोनियन कैंसर के लिए ही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर एसिटिक एसिड को। आगे निकलें जी, गोडे से निकलें। गोडा बड़ा बंदे ने, अगर आपने बंदे को 2-4 दिन में चला दिया ना, वाह वाह हो जाती है, रोला पड़ जाता है महल्ले वाला, सीधा ओके खादा तू कि तू खा दिया दवाई, ओ जी हो। रूमेटोलॉजी होम्योपैथी में बड़ी मज़े की है। अगर रूमेटोलॉजी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस पे है ग्रिप, मेरा हाथ पड़ता है इस पे रूमेटोलॉजी पे। तो रूमेटोलॉजी बड़ी डीप स्टडी है, हमने इस पे बड़ी डीप स्टडी की हुई है। और मरीज़ आते हैं फंसते, मैंने इस पे मेहनत भी बड़ी किया, नहीं ये दवाई काम करे, नहीं, फिर मैथमेटिक अप्रोच पुरानी बेशुमार हर जगह पे डिफरेंट काम किया है। अब मैं गोडे की तरफ, लेकिन मैं इधर मैं शोल्डर ये रह गया था, बाजू कर लेते हैं ज़रा, फ्रोज़न शोल्डर। अच्छा, यही उठा के इसको फ्रोज़न शोल्डर में ले आए, ये गोडे वाला बिल्कुल उठा के यहाँ ले आए, खुल जाएगा, कभी नहीं रहता बिल्कुल। इसको उठा के इसके साथ कल के लिए फ्लोर 200 TDS कर दें, औरोमेट साथ OD कर दें, ये आपको यहाँ से निकालेगी, निकालता है, बिल्कुल निकालता है, फ्रोज़न शोल्डर को ये निकालती है। अब उसके बाद आपके पास आ गई यहाँ स्कैपुला आ गया। अब स्कैपुला का बहुत कन्फ्यूजन पेन होता है, राइट साइड पे जो होता है वो आप लिवर से रिलेटेड भी वो होता है, चिलिडोनियम है, लाइको है, मैग्म्योर है, कालीकार्ब है, ये सारी स्कैपुलर राइट साइडेड की मेडिसिन है। लेफ्ट पे हमारे पास एक दवाई, इस पे चिनोपोडाई है, चिनोपोडियम है, और लेफ्ट पे चिनोपोडाई है। और यहाँ एक और जो बड़ी हमारे पास लेफ्ट शोल्डर में काम करती है वो है फेरोमेट। फेरोमेट हम 1M की 6 डोजेज बना देते हैं, CM की 1 डोज दे देते हैं। ये लेफ्ट जो स्कैपुला, इस पे बहुत उसका अच्छा काम है। और इससे आगे हम निकलते हैं तो टेनिस एल्बो पे आ जाते हैं। ये कोनी पे जब सबसे ज़्यादा जो काम है वो रूटा का है। गोरों ने इसका नाम रखा है टेनिस। गोरे टेनिस बहुत खेलते हैं, मैंने भी बड़े अरसा टेनिस खेली है। तो ये जो अपना एल्बो बोन है ना, जो जॉइंट है, ये बहुत पकड़ा जाता है, क्योंकि टेनिस जो होता है ना भारी होता है,
और वो ज़ोर लगाते हैं। लेकिन टेनिस एल्बो तो उन्होंने इसका नाम ही टेनिस एल्बो, लेकिन ये बहुत कॉमन औरतों में बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा वेट उठाएं तो ये टेनिस एल्बो हो जाती है। यहाँ हमारे पास जो सबसे एक्सीलेंट कभी फेल नहीं होती वो दवाई वो रूटा है, लेकिन हम इसको ड्रोसा ओरोमेट रूटा करके देते हैं। ड्रोसा हम यहाँ ज़रूर लगाते हैं, फिर ओरोमेट भी स्पोर्टिंग लगाते हैं, फिर रूटा लगाते हैं। कोई केस शाज़र नाजर रहता है। नहीं मैं नहीं देता, मैं देता ही नहीं, मेरी बात चलती है ये। आप ये ना जाए तो दाएं बाएं जा सकते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ हाँ, ये रूटा कभी नाकाम नहीं करेगी आपको। उसके बाद आ जाएं, बस एक चीज़ आपके पास काम कर रही है तो फिर मैं फंसेगा तो मैं सेकंड चॉइस कोई ढूंढूंगा इधर उधर, क्योंकि ये लिगामेंट बोन दोनों के कनेक्टिव टिश्यू पे रूटा का बड़ा रोल है और ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल है, कसरत का इस्तेमाल है ना। टेनिस, फुटबॉल, वो क्या नाम आपके, बैडमिंटन, कुछ भी आप खेलते हैं, ये बहुत ही यूज़ होने वाली जगह है। यूं यूं यूं, तो इस पर बहुत ज़ोर लगता है। तो ये बड़ी दवाई है रूटा। और रूटा वैसे भी बहुत बड़ी दवाई है आँखों के मसल में और बेशुमार जगह, फ्रैक्चर्स में। अब आगे आ जाते हैं रिस्ट। रिस्ट में पहली दो ही दवाइयाँ यही लगेंगी, ड्रोसा लगेगी, ओरोमेट लगेगी। साइकोटो का तो आप मेडोरिनम का ऐड कर सकते हैं। ये रिस्ट में पहले हम देते थे रूटा, बहुत ज़्यादा। मैं ये गैंग्रेन भी हो जाती है ना यहाँ ऐसे गिल्टी से गैंग्रेन बन जाती है, इसमें भी ये डिज़ोल्व करती है। फिर केस फंसने शुरू हो गए, फिर हमने यहाँ एक्टिया स्पाइकाटा शुरू कर दी। यहाँ एक और आता है, इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। वो नर्व कंप्रेस होती है और उसको वो सर्जरी करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। तो अगर आप इसको करेंगे कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम तो मरीज़ ज़रा खुश हो जाता है, कहते हैं डॉक्टर साहब ने कोई मर्ज़ भी पहचान लिया। ठीक है ना, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। वो क्या मेरे, ओ जी आपको तो कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम है। ओ जी अच्छा। ये मैं गया था, उसने भी यही बताया था। तो थोड़ा सा आपकी जो है ना उसमें इजाफा हो जाता है कि यार ये भी पहचानते हैं कि कार्पल ट्यूनल। बेशक आप रिस्क को ही डील करेंगे, लेकिन ये नोट कर दें, यहाँ ये होता है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। और ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो हाँ बहुत है, ये बहुत है। औरतों में बहुत ज़्यादा, मर्दों की निस्बत। औरतें चमचा बहुत लगाती हैं, तो उसकी वजह से एक्टिया स्पाइकाटा। फिर एक्टिया स्पाइकाटा अभी मेरे पास बहुत चलती। फिर पिछले दिनों कोई साल पहले की बात है, तो डॉक्टर तारा कहने लगा यार मेरे पास यहाँ मैक्रोटीनम बड़ा इस्तेमाल होती है। मैक्रोटीनम MACHROTINUM, मैक्रोटीनम। अच्छा, मैंने उस दिन भी डॉक्टर तारा को कहा, मैंने कहा यार इसको मैंने ऐसा फिट किया ना, ये अब ज़्यादा तुम्हारे से ज़्यादा मैं रिजल्ट ले लूँ। वो कहता क्यों? मैंने कहा इसके पीछे मैंने ड्रोसरा मेडोरिनम लगाई है। तो मैक्रोटीनम एक्सीलेंट वर्क है उसका, जहाँ पे आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैक्रोटीनम। तो 3 दवाइयाँ जहाँ यूज़ होती हैं, रूटा, एक्टिया स्पाइकाटा और मैक्रोटीन। अब यहाँ पैरालिटिक रात सोन भी हो जाते हैं, और कभी कभी यहाँ आप कॉस्टिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। अब इससे आगे जाएंगे तो स्मॉल जॉइंट आ जाएंगे। तो वो डॉक्टर साहब ने, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हाथ देखो, पूछो कुछ ना तो दवाई दसो, डायग्नोज करो ना क्या है। यूं हाथ सीधा रखो, अगर एक साथ से तो गोट वाला नुस्खा अप्लाई करें। जो अगर शुरू से ख़राब है तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाला यूज़ करें, और इधर वाला है तो डिजनरेशन वाला यूज़ करें।
अब स्मॉल जॉइंट पे हमारे पास जो ज़्यादा मेडिसिन काम करने वाली है वो है कोलचिकम। कोलचिकम, और ये हम बड़े ज़माने से लीडम और काल्चिकम को मैं पहली दवाई है जो मिक्स करके दे देता था पहले शुरू में, आज से 15-20 साल पहले। वो डॉक्टर तारक से भी डिस्कस, वो भी देता था, मैंने भी देनी शुरू। तो ये उस ज़माने से हमने इसको बदला नहीं, चूँकि ये लोगों को फ़ायदा दे रही थी। फिर हमने एक इजाफा इसमें कर दिया कि हमने शुरू में मेडोरिनम ड्रोसरा लगा दी और इसको यूँ कर दिया। तो ये स्मॉल जॉइंट कभी भी शाज़र नज़र कोई मरीज़ आके मुझे कहेगा कि आपने दवाई दी थी तो स्मॉल जॉइंट में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और स्मॉल जॉइंट में एक और दवाई काम करती है, वो है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम विद द यूट्राइन मसाइल, अगर बाज़ दफ़ा डबल पैथोलॉजी भी होती है, एक इधर साथ में उसको कोरिलेट करेंगे, कोलोफाइलम। यहाँ एक और दवाई भी काम करती है, स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस बेसिकली बैक्टीरिया है जो रूमेटाइड फीवर में होता है, गला, जोड़, फिर हार्ट। तो वो जो उसका ट्रांजिट पीरियड होता है, दिल में पहुंचने के दरमियान वाला पीरियड, पहले जोड़ों में रहेगी फिर दिल में जाएगी, उस पीरियड में अगर पेन आ जाता है तो वो स्टेप्टोकोकस दिए बगैर ठीक नहीं होगा। स्टेप्टोकोक्सिन, तो आप इसको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी यहाँ, और स्टेप्टोकोक्सिन जो आपकी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हैं उसमें भी बेताशा यूज़ होती है, उसमें बड़ा इस्तेमाल है। मेरे पास एक आया रूमेटिक, एक खातून आई थी वहाँ से, क्या नाम है, बावलपुर, उसका कोई 20 साल का प्रॉब्लम था हार्ट का। अच्छा, पहले मैंने काफ़ी सारी अपने मेरे हार्ट लाइक को देता रहा, एक दिन आई, डॉक्टर साहब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने उठा के स्टेप्टोकोक्सिन CM की एक डोज दे दी और SL भेज दी, और 4-5 महीने कहती गैप हो गया, कोई दर्द शर्द, कोई पल्पिटेशन, कोई कुछ। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में स्टेप्टोकोक्सिन और कालमिया ये बड़ी, पता नहीं अभी मैंने यूज़ नहीं किया। हाँ, हमने नहीं यूज़ किया ऑस्टियोआर्थराइटिस। हमने यही है, हो सकता है ये कहीं फंसेंगे तो किसी और पे चले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये बेसिक जो कॉजेज़ है जो हमने पहले 4-5-6 मियाज़मेटिक कॉजेज़ हैं, ये इनको आपने नहीं छोड़ना आखिर तम तक। अगर इसको छोड़ देना, जैसे रसूल पाक ने कहा था कि ये पहाड़ी नहीं छोड़नी, ये पहाड़ी छोड़ दी ना तो काम खराब होगा, अगर उन्होंने पहाड़ी छोड़ी तो काम उल्टा हो गया। इसलिए ये पल्ले बांध के रखें, इसको नहीं छोड़ना, ये साथ साथ चलाई रखें। अब क्या आ गया जी, हील। एड़ी का दर्द भी बड़ा तंग करता है जी, लोग अक्सर आके कहते हैं कि जी हील पेन है। अब यहाँ क्या होता है, इसको जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है प्लांटर फेशियाटिस, दूसरा है स्पर। स्पर क्या, अड्डी थोड़ी सी हील की बढ़ जाती है, उस पर स्पर आ जाता है। अब ये जाते हैं आर्थो पे, वो कहते हैं जी थोड़ा सा जहाँ फॉर्म रखें, जूता ऐसा पहने, एक करें, थोड़ा सा ऊंचा रखें, वज़न ना आए, ये ना। इसमें मैं पहले ड्रोसरा का इस्तेमाल करता था, स्लेशिया का करता था और कल्केरिया फ्लोर का, बहुत अच्छा मेरे पास वो काम करता। पिछले कई अरसे से हमने यहाँ रोडोडेंड्रॉन शुरू कर दी और मैं इसमें CM की एक ही डोज देता हूँ, अगले दिन मरीज चलता है। आप पीछे वही करें, मेडोरिनम ड्रोसरा, वो हर जगह लगती है। मेडोरिनम ड्रोसरा को भी नहीं छोड़ना, आपने पकड़ के रखना है उसको।
मतलब वो जोड़ों में आपको ना खींचती जाएगी साथ आपको, बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं सही हर दवाई को ना पकड़ के चलाएगी। वो मैं इनको समझता हूँ कि ये माँ है सारे की, इनकी जड़ में है बैठी ये ड्रोसरा में डोरिनम, जो दवाई की देंगे ना उसको पिया लगता जाएगा। और एक एक डोज क्लियर करती जाइए। बहुत केस फंसता है तो कलकेरिया फ्लोर साथ दे दें, ओरोमेट साथ दे दें थोड़ा सा, लेकिन आप स्लेशिया कलकेरिया फ्लोर ये हमारे पास तो पहले बहुत चलती थी। अब मैं बहुत ही कोई केस रह जाए तो मैं इसको देता हूँ, वैसे मैं छोड़ गया हूँ। मैं ज़्यादा रोडेंड्रॉन का इस्तेमाल करता हूँ। रोडेंड्रॉन की सिम्टम है पहले फर्स्ट मूवमेंट मुश्किल होती है, रस्टास की तरह, कलकेरिया फ्लोर की तरह, रूटा की तरह, थोड़ा सा चलता है चल पड़ता है और फिर स्टार्ट हो जाता है। रोडेंड्रॉन हील पेन। एंकल छोड़ गया हूँ मैं, एंकल असल में मैं पीछे देख नहीं रहा ना, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। एंकल, टखना, टखने में मोच बहुत आती है और बार बार मोच आती है। ये जगह ऐसी है आप चलते ना ट्विस्ट करता है ये। मैं अक्सर पहाड़ी पे मैं ट्विस्ट करता हूँ, इसको मुड़ जाता है पाँव। और चूँकि हम पहाड़ी चढ़ते रहते हैं, हम थोड़ी देर में सीधे हो जाते हैं, तो ये लिगामेंट थोड़ा हमारा जो हाइकर वगैरह होते हैं उनके मजबूत होते हैं, तो हम थोड़ा सा यूँ मर जाता है, पता लगता है जान निकल गया, लेकिन 10-20 कदम चलते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो मोच है स्प्रैन, यहाँ बहुत कॉमन है स्प्रैन, मोच आ जाना, और इसकी एक ही बड़ी दवाई है, वह है नेट्रम कार्ब। और टखने मारती भी है, अक्सर बच्चे चलते हैं ना जो गोडे टखने मारते हैं, इसकी भी नेट्रम कार्ब है। नेट्रम कार्ब भी बड़े मज़े की दवाई है, यहाँ तो बड़ी सही टिक के लगती है। अब क्या करेंगे, आपने ड्रोसरा वो लेनी है और आगे नेट्रम कार्ब लगा। देखें ये आगे आगे चेंज होती जा रही है, जगह से थोड़ी थोड़ी तब्दीली आ रही है, और हम ज़्यादा ही यही यूज़ करते हैं यहाँ पे, यहाँ नेट्रम कार्ब 1 दे के 200 पे देते। रीअक्रेंस ऑफ कहते हैं जी बार बार मोच होती है, हैप्चुअल मोच हो जाती है, नेट्रम कार्ब ठीक करती। और यहाँ हैप्चुअल मोच पे एक और दवाई बड़ा अच्छा काम करती है, एग्नस कास्टस। इस जगह एग्नस कास्टस, उसका भी मैं बेटा इस्तेमाल करता हूँ। अदरवाइज रूटा भी बनती है, बेलस्पर्नस भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर जो चल रही होती है हम उसी का ज़्यादा जिक्र करते हैं। अब क्या रह गया, तो एग्नस 1M200 फिर ज़्यादा चलने पे बन जाएगा, तो फिर आप उस तरफ जाएंगे, बड़े उनिया की तरफ जाएंगे, कालचिकम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ मसले ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा कि वो चलता है थोड़ा तो बेहतर हो जाता है। लेकिन फिर पैथोलॉजिकली टोटल पैथोलॉजी फिर स्पर पे हम चले जाएंगे, ये याद रखें। अगर ये रोडेंड्रॉन फेल होती है ना, फिर हम ड्रोसरा ओरोमेट वो दे के स्लेशिया कलकेरिया फ्लोर पे चले जाएंगे ताकि स्पर्म को उठाएं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये रोडेंड्रॉन इतना अच्छा स्पर पे काम करती है। रोडेंड्रॉन को मैंने यहाँ रोडेंड्रॉन 2 जगह कभी फेल नहीं होती, एक यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, और एक हमारे पास लोग बच्चे आते हैं जी, बादल बरसात दलदल से डरते हैं, और जो ही वो मौसम आता है तो किसी न किसी मसले में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनको रोडेंड्रॉन गर्द चमक को मैं कहता हूँ इस पर गोली की तरह लगती है। जो ऑल कंप्लेंट्स एग्रीवेट इन द स्टॉर्म, गर्द चमक में तकलीफ़ात का बढ़ जाना रोडेंड्रॉन का खास है। अच्छा, ये जो नेट्रम कार्ब है एक और जगह बड़ी मज़े की काम करती है, जहाँ पटाखे बजते हैं ना, बच्चा डर जाता है, आवाज़ से चूंकता है, दरवाज़ा खुला चूंकेगा, पटाखा बजा चूंकेगा, डरेगा, वहाँ भी नेट्रम कार्ब है। कौन सी? हाँ हाँ,
हाँ, वो स्टेरिलिटी में यहाँ के सीमन होल्ड नहीं करती, यूट्रस सीमन होल्ड नहीं करती, उस पर लगती है वाकई सीमन, यूट्रस होल्ड नहीं, कॉस्टस के बाद आफ्टर फॉलन सीमन रिलीज कर देती है, वो सीमन होल्ड करवा देती है। ये बेशक प्रेगनेंसी करवाए ना करवाए ये मैं नहीं कह सकता, मतलब मैं इस पे कोई फतवा नहीं लगा सकता। कुछ लोग दावा करते होंगे, लेकिन मेरा यहाँ दावा नहीं है, मेरे पास केस ठीक हो रहे हैं। नहीं मेरा ये दावा नहीं है। मेरा ये दावा ज़रूर है कि ये सीमन होल्ड ज़रूर करा देगी। प्रेगनेंसी वाला दावा नहीं, उसके और फैक्टर बहुत से उसके फैक्टर और बड़े सारे। दरवाजे नहीं, टच का बच्चा डरता है ना, नेट्रम कार 201 में दे दें। तो इसमें मेरे पास जो हमारे पास ये वाकई काम करती है नेट्रम कार सीमन होल्ड कराने के लिए, लेकिन इसको मैं नहीं कह सकता कि वाकई प्रेगनेंसी भी करा दे। प्रेगनेंसी कराने वाली सिपिया है। अच्छा, सिपिया के साथ इसका बड़ा मज़ेदार तल्लक भी है, ये उसकी कम्प्लीमेंट्री में मैं इसको सोराइसिस में भी यूज़ करता हूँ नेट्रम कार्ब को। इसकी जो नेट्रम कार्ब की सोराइसिस है वो क्रैक्स वाली सोराइसिस होती है, जैसे पेट्रोलियम की होती है, और ये गर्मियों में इजाफा करती है, वो सर्दियों में इजाफा करती है। दोनों के फ़र्क है, क्योंकि ये गर्मी की दवाई है, सन स्ट्रोक की भी दवाई है नेट्रम कार्ब, सन स्ट्रोक की भी दवाई है। और देखे ना, मैंने इसकी पूरी ग्राफिक पिक्चर आपको दे दी नेट्रम कार्ब। देखे हमारे पे टिप्स पे होती है ना, जब आप यूज़ कर के दिमाग पे बैठी होती हैं, कहाँ सन स्ट्रोक पे लग रही है, कहाँ सोराइसिस में लग रही है, कहाँ एंकल पे लग रही है, कहाँ डरने पे लग रही है। डिक्टो पंजा आ गया नीचे, गोट नीचे खा रहे हैं। कौन सी? टिबिया, लॉन्ग बोन, यहाँ एसिड नाइट्रिक सिफलिनियम। और मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, ये जो लंबी हड्डी है हमारी ये वाली, इस पे बहुत अच्छा लगती है एसिड नाइट्रिक ऑरोमेट सिफलिनियम। मेरा कसरत से यहाँ इस हड्डी का, जो इसको कहते हैं, इसके लिए टर्म भी है, शिन बोन। शिन बोन में एसिड नाइट्रिक कमाल की दवाई है, और ऑरोमेट। अच्छा, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि स्पेसिफिक एरिया की दवाइयाँ हैं, लेकिन उसके साथ पीछे मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर ऐड करेंगे। और क्या रह गया? नी कर गया, हिप जॉइंट कर गया, स्मॉल जॉइंट हो गए यार, मैं खींच गया सारा, बिग टो आ गया आखिरी। यहाँ लगती है जी लीडम की बड़ा ख़ास एरिया है ये, और इसमें मैंने कहा है कि आर्टिका के साथ लीडम देंगे तो मामला सेटल हो जाएगा, और हम दवाई को यूज़ ही नहीं करते, सच्ची जो बात। आप बाकी रेपटी दे के काम फेल हों तो उधर जा सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में यहाँ यही करती है। हाँ, हम ज़्यादा चक्रों में डालते नहीं हैं, जो हमारे पास काम करती हैं। अदरवाइज़ समुंदर है भाई, इधर उधर निकल सकते हैं आप, कोई कैद नहीं है। मैं गाल ब्लैडर का आपके आने से पहले बता था कि कहानी में सुना गया हूँ कि गाल ब्लैडर में इनका सवाल था, वो मैंने बताया कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो जाके, जैसे हमने कहा ना कि सिट इन द गाल ब्लैडर, बाकी लिक्स द ब्लड या बाकी एरिया, लेकिन बैठता जाके वहाँ, और जब भी रीअकरेंस होती है वहाँ से रीएक्टिवेट हो जाता है, और वो पित्तल की पथरी भी बनाता है, और गाल ब्लैडर का श्रिंक भी करता है, और वो उसकी डक्ट को ब्लॉक भी करता है। दूसरा, टाइफाइड जो है, टाइफाइड की अपनी एक कॉम्प्लिकेशन है। बेसिकली टाइफाइड जो है ना, वो जब होता है तो किसी न किसी आर्गन को वीक कर जाता है। आईसाइट वीक कर सकता है, मसल को वीक कर सकता है, बोन को बाल उड़ा देता है। तो ये ज़हन में रखें कि जब कोई वीकनेस का आ जाता है किसी भी
ऑर्गन का प्री मेच्योर एजिंग में चला जाता है कोई भी ऑर्गन, तो एक सवाल आपका टाइफाइड पे बनता है, एक सवाल और हमारे पास इसका हल है, लेकिन दूसरी साइंसेस पे के पास नहीं। टाइफाइड का नसोड बहुत अच्छा। अब नसोड्स का इस्तेमाल अगर आपके पास कोई सवाल करता है कि यार इतना कसरत से नसोड्स का इस्तेमाल, और भाई हम रिजल्ट भी तो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात ये, दुनिया में अगर डिजीज़ को रोकने के लिए कोई मेथड यूज़ होता है वायरल और बैक्टीरिया के लिए, तो वो क्या होता है, वैक्सीन का होता है। और वैक्सीन का मेथड क्या है, नसोड का मेथड मिलता जुलता है। तो अगर उनके पास काम कर सकती है तो हमारे पास क्यों नहीं काम कर सकती। और हमारे पास हमारे पास जितने बैक्टीरिया हैं, क्लैमिडिया है, आपके पास इकोलाई है, आपके पास एच पेलोरी है, सीटोमेगेली है, आपके पास क्लेस्पीला है, आपके पास जितने क्लैमिडिया है, बेशुमार जो नसोड्स हैं, ये जिस तरह ट्यूबरकुलोनियम काम करती है, जिस तरह सिफलिनियम काम करती है, जिस तरह बेसिलियम काम करती है, ये इसी तरह काम करती है। ठीक है जी, एंड दी।